नमस्कार दोस्तों। जन विचार संवाद मंच के साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद लेकर मैं हाजिर हूं, अमिता नीरव। हमारे आज के मेहमान हैं पत्रकार आवेश तिवारी। आवेश तिवारी कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, करीब 15 सालों से। कई सारे हिंदी मीडिया में काम कर चुके हैं। हिंदी मीडिया का शायद कोई ग्रुप ऐसा ना हो जिसके साथ आवेश ने काम नहीं किया हो या जिनके लिए आवेश ने काम नहीं किया हो। फील्ड रिपोर्टिंग, खास तौर पर हार्ड न्यूज की फील्ड रिपोर्टिंग की है आवेश ने, और काफी सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध, लोकप्रिय हैं और थोड़े से विवादास्पद भी हैं। थोड़ा सा परिचय ये है आवेश का। आवेश कई सारे अखबारों में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण से आवेश ने शुरुआत की थी, रेडियो में भी लिखा है, वार्ताओं का प्रसारण भी किया है। आवेश अच्छे लेखक हैं और कविताएं भी लिखते हैं। आवेश को इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट ने नया मीडिया नई चुनौतियां विषय पाठ्यक्रम में फेलो और वातावरणीय परिवर्तन पर श्रीलंका में विशेष अध्ययन के लिए भेजा था, और देश में फ्लूरोसिस की स्थिति पर की गई रिपोर्टिंग पर आईसीएफजी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। आवेश धाकड़ पत्रकार हैं और लड़ाका दोस्त है, लड़ते रहते हैं मुझसे। और काफी, हाँ, मुझसे तो लड़ते रहते, बाकी का मुझे पता नहीं। और काफी लोकप्रिय शख्सियत हैं और विवादास्पद भी। तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। जैसा कि आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मतलब मैं जो लोग 2014 से पहले पत्रकारिता कर रहे थे, 2014 से पहले से और अभी तक कर रहे हैं, उनको मैं दो भागों में बांटती हूँ, बिफोर मोदी, आफ्टर मोदी। जी। तो इन दोनों एरा में पत्रकारिता में आपको क्या फर्क दिखा? मतलब बेहतर हुई, बदतर हुई, चुनौतियां बढ़ी, काम करने के अवसर बढ़े, घटे, आपको क्या फर्क महसूस होता है? जी देखिए अमिता, जो पत्रकारिता में परिवर्तन आया, जर्नलिज्म में, हिंदुस्तानी जर्नलिज्म में परिवर्तन आया, वो दरअसल शायद जब हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे या जन्म भी नहीं रहा होगा, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की, उसके बाद से ही परिवर्तन आना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो प्री मोदी और पोस्ट मोदी एरा है, उसमें ये परिवर्तन, चूंकि हम अपने वक्त की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन साफ तौर पे दिखता है। न केवल जर्नलिस्ट बल्कि मीडिया घराने इस वक्त में 2014 से लेकर के अब तक फिल्टर्ड हुए लोगों के, जो पत्रकारों के चेहरे थे, पर वो जो छुपा छुपाई में सब चल जाता था, मीडिया पर बड़ा विश्वास था जनता का, जनता अखबारों को बहुत ही तल्लीनता के साथ पढ़ती थी, खबरों को बहुत गहराई के साथ सुनती समझती थी। अभी जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें भी गंभीर खबरों का प्रसारण होता था, गंभीर खबरें लिखी पढ़ी जाती थी। तो दरअसल यह वक्त जो है फिल्ट्रेशन का वक्त है। फिल्टर्ड होकर के पब्लिक के बीच सब एक्सपोज हो गया। जनता जो है वह सब जान गई, जो छुपी हुई चीजें थी, जो छिपी हुई प्रवृत्ति थी, वह जान गई। और जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जिसको हम कहेंगे, वो यह था कि जन विरोधी पत्रकारिता का एक नया चेहरा सामने आया। हम लोग कहा करते थे 2014 से पहले कि जर्नलिज्म वो जो जन सरोकारी हो, जन पक्षधर हो, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब जन सरोकार या जन पक्षधरता पत्रकारिता का कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि उसकी कोई निशानी है। दरअसल अब होता क्या है कि मीडिया घराने ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा ले, जर्नलिस्ट ज्यादा से ज्यादा सत्ता के पास कैसे रहे, सत्ता के नजदीक कैसे रहे,
वह यह तय करता है। और सब कुछ खुला हुआ है, किताब एकदम एकदम नंगा है। तो दरअसल हम ये कह सकते हैं कि 2014 के पहले यह भय नहीं था कि कुछ भी लिख दो, बहुत तमाम सरकार के खिलाफ लिखा जाता था, तमाम माने कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे हम लोग। जैसी रिपोर्टिंग हुई थी, आपको याद होगा कि जो 2G घोटाला था उसको लेकर के जो रिपोर्टिंग हुई और तमाम चीजों को लेकर, नीरा राडिया केस को लेकर के जैसी रिपोर्टिंग हुई, उस वक्त ऐसा हम्म। नहीं था कि खबरें लिखने पर किसी को सजा दे दी जाए, खबरें लिखने पर यह खतरा पैदा हो जाए कि आपके जान पे बनाएगी या कोई गाली दे देगा। लेकिन अब वह वक्त बदल गया है। पत्रकार दो तरह के हैं, एक वह हैं जो कि तीन तरह के कहेंगे। एक वह हैं जो जानते हैं कि कुछ भी लिखने पर कुछ भी हो सकता है। एक जिन पर सत्ता की सरमायादारी है, वह यह जानते हैं कि सत्ता उनके साथ वह कुछ भी कर ले, खड़ी रहेगी, जैसे अर्नव गोस्वामी का मामला है। और एक तीसरे हम्म। लोग हैं, एक तीसरे किस्म के लोग भी हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं और यह सब देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी पत्रकारिता के लिए बहुत ही चिंतापूर्ण, बहुत ही दुखदाई वक्त है। लेकिन मुझे खुशी है कि जब जर्नलिज्म हिंदुस्तान में फेल होने लगा तो जनता ने कमान संभाल ली। अब वो लोग जो कभी खबरें नहीं लिखते थे, वह लोग जिनको टीवी से कोई मतलब नहीं है, वह आते हैं। कोई एक व्यक्ति आता है, ट्विटर पे एक सूचना लिख देता है। कोई एक घर में हम्म। रहने वाली महिला, घर में होम मेकर जो आती है और एक बात लिखकर चली जाती है और उसका बड़ा असर पड़ता है। तो एक नई किस्म की पत्रकारिता आई जिसको हम कहेंगे, आप लोग उसको कितनी ताकत उसकी, लेकिन मुझे लगता है बहुत ताकत है। सोशल मीडिया की ताकत हम लोगों के बीच में है। यह इस एक वक्त का बड़ा प्रारंभ है। आपने जैसे सोशल मीडिया की बात कही, कुछ वक्त जी पहले जो है आखीदास मतलब जो फेसबुक की इंडिया प्रमुख जो थी आखीदास और आपके बीच विवाद हुआ था और आखीदास ने आप पर आरोप लगाया था कि आपने उनका मानसिक उत्पीड़न किया है। एक जी सवाल तो ये है कि मानसिक उत्पीड़न का मतलब क्या था, एक चीज। जी जी दूसरी चीज जो आपने कही, मतलब मैं या तो ये मैं एक साथ सवाल पूछ रही हूँ मैं। दूसरा सवाल ये है कि जब फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जी वो बायस्ड है, मतलब वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो आर्टिकल लिखे हैं उस पर, उस आधार पर फेसबुक जो है वो भी प्रो मोदी है और व्हाट्सएप चूंकि फेसबुक का हिस्सा है तो वो भी प्रो मोदी है। तो ऐसे में आपका ये कहना कि सोशल मीडिया जो है वो एक विकल्प के तौर पर उभरा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी, देखिए पहली बात कि जो जहां तक आपने आंखी दास का सवाल किया, आपको बताऊं कि 2012-13 के बाद ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में जब खुलासा आया कि फेसबुक किस तरह से चुनावों को प्रभावित कर रहा है, किस तरह प्रो मोदी वर्क कर रहा है, प्रो भाजपा वर्क कर रहा है, तो दरअसल हम्म। यह बात तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में बाद में आई। लेकिन यह बात हम्म। हम सबको, जो लोग सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करते हैं, वो हम्म। साफ साफ नजर आ रही थी हम लोगों को। 2014 के जनरल इलेक्शन में भी, उसके पहले के इलेक्शन में भी, 2013 में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे, अन्य राज्यों मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। हमको ये साफ नजर आ रहा था कि सोशल मीडिया जो है दरअसल एक हथियार बन गया है। और एक बात बताएं कि इस देश में पहले ईवीएम पर बात होती थी, ईवीएम की टेम्परिंग की बात होती थी, लेकिन यह बात हम्म। नहीं होती थी कि दरअसल जिनके हाथ में सत्ता है वो इन सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं उनको भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक बड़ा हथियार बन गया है फेसबुक। तो वो लगातार हम्म। नजर आता था कि ये चीजें हो रही हैं, प्रो भाजपा काम कर रहा है फेसबुक। और हम्म। अति तब हो गई जब दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली दंगों हम्म। में फेसबुक की भूमिका साफ नजर आ रही थी, 2014 के इलेक्शन में साफ नजर आ रही थी कि किस तरह से अचानक नफरती पोस्टों की संख्या बढ़ गई थी। किस तरह से जब भाजपा के खिलाफ लिखने पर तमाम पोस्ट
बंद किए जा रहे थे, ब्लॉक किए जा रहे थे, मेरे तमाम पोस्ट को, तमाम लाइव्स को। जब सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने सीए एनआरसी के खिलाफ भिलाई में एक बड़ी रैली की थी। उस रैली को ब्लॉक कर दिया गया, उस रैली की जो वीडियोस थी, लाइव वीडियोस, वो ब्लॉक कर दी गई। तो ये साफ नजर आ रहा था कि फेसबुक जो है कम से कम बीजेपी को आगे बढ़ाने और विपक्ष को, कोई भी हो विपक्ष कहीं पर, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको छुपाने का काम कर रहा है, नफरत को बढ़ा रहा है। तो दरअसल जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट छापी थी अंकीदास को लेकर के अगस्त के महीने में, मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि वो इंग्लिश की रिपोर्ट थी। मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और उसके बाद उस रिपोर्ट को हमने लगा दिया। उस रिपोर्ट को लगाने के बाद मेरे एक साथी हैं हेमंत देशमुख, उन्होंने किया क्या कि उसको आखीदास को टैग कर दिया था उसमें, और उसके बाद तमाम लोग वो वायरल होना शुरू हुआ। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद अगले दिन दिल्ली पुलिस को कंप्लेन कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि मेरा मानसिक उत्पीड़न किया है। दरअसल सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप देश विरोधी साजिशों में लिप्त हो, अगर आप चुनावों को इस तरह के टूल्स से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये राजद्रोह है, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। और सवाल इस बात का नहीं था मानसिक उत्पीड़न क्या होगा भाई, आप इतना गलत काम कर रहे हो, किस तरह का मानसिक उत्पीड़न। मैंने इनके खिलाफ जाके फिर एफआईआर कर दी और फिर जांच शुरू हुई, जांच चल भी रही है अभी। और इस बीच उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, आप लोगों को पता होगा। ये इस दबाव की वजह से संभव हो पाया। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी इस मामले की, और उसमें लगातार, चूंकि दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने बुला रखा है फेसबुक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अजीत मोहन को, तो वो नहीं चाहते थे कि हम चाहे फेसबुक प्रस्तुत हो, तो फेसबुक घिर गया है। दरअसल यह जो अंशीदास के साथ विवाद हुआ, वह इसलिए जरूरी था कि हम जनता में एफआईआर नहीं कराता, लेकिन पब्लिक के बीच में यह बात जानी बहुत जरूरी थी कि जनता इस बात को समझ ले अच्छी तरह से कि आने वाले चुनावों में फेसबुक एक बड़ी भूमिका निभाएगा, और भाजपा के पक्ष में अगर खड़ा हो गया तो विपक्ष को कमजोर करेगा। मुझे इस बात की खुशी है, मैं कह सकता हूं कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमने बिहार चुनाव में फेसबुक को ऐसी किसी भूमिका से निभाने में फेल कर दिया, और बिहार चुनाव में कम से कम फेसबुक ऐसा काम करने में सफल नहीं रहा। और जहां तक आप कह रही हैं कि क्या क्यों कर फेसबुक ट्विटर में एक ही पक्ष की भूमिका होती है, कई पक्ष सुना जाता है। देखिए, एक चीज तो हुई है, एक परिवर्तन आया है जो आपको नजर आ रहा, मुझे खुद नजर आ रहा है। अगस्त महीने के बाद मेरी कोई पोस्ट ब्लॉक नहीं की गई है, आप मानेंगे इस बात को? अगस्त महीने के बाद मेरी रीच भले कम कर दी गई हो, कम लोग मुझे पढ़ पा रहे हो, चूंकि वो उसको, कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मुझ तक आपकी पोस्ट नहीं पहुंचती, मैं आपको नहीं पढ़ पाता, कैसे पढ़ूं, क्या करूं। रीच कम कर दी गई। लेकिन अब लोगों को, तब मेरे साथी जो देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि अब उनके लाइव्स को, उनके वीडियोस को, उनके विचारों को जो ब्लॉक करने की प्रवृत्ति थी, पूरा का पूरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता था, अब वो प्रवृत्ति कम हुई है। ये हम लोगों के संघर्षों का परिणाम है। आप फेसबुक भले बीजेपी के साथ खड़ा रहा हो, मैं कहता भी हूं कि आज भी खड़ा रहेगा, तमाम देशों में वहां की सरकारों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन कम से कम ये हुआ कि लोगों को अपने विचार रखने में अब अड़चन नहीं है, लोग अपनी बात कह रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि फेसबुक या सोशल मीडिया जो है वो पारंपरिक मीडिया के विकल्प के तौर पर उभर पाएगा? जी, बन गया है विकल्प। जब पारंपरिक मीडिया अपना जब विश्वास खो चुकी है, तमाम लोग, मुझे लगता है कि जितनी तेजी के साथ, आप कल्पना करिए कि 2014 नहीं, 2016-17 तक लोग टेलीविजन न्यूज में कितना विश्वास रखते थे। टेलीविजन की खबरें लोगों के ड्राइंग रूम का हिस्सा होती थी कि लोग रोज रात को आकर के प्राइम टाइम देखते थे, 8 बजे के बाद से खबरें देखते थे। अब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, अब अखबार भी बेहद कम पढ़े जा रहे हैं। मैं तो खोजता रहता हूं कि कहीं अखबार आज का मिल जाए कि कोई अखबार। आप बताइए खुद कि आपने आखिरी बार अखबार लेकर के पढ़ते बैठे 1.5 घंटे कब किस व्यक्ति को देखा है? तो अखबार के पाठकों की संख्या में, टीवी के दर्शकों की संख्या में
बहुत तेजी के साथ गिरावट आई है। अब लोगों ने यहाँ तक कि डीटीएच जो लगता था, केबल टीवी के कनेक्शन थे, तमाम लोगों ने केबल टीवी के कनेक्शन हटा करके अपने यहाँ वाईफाई लगवा लिया। इसलिए लगवा लिया कि लोग अब क्यों क्यों कर देखेंगे कि भाई अगर ट्रंप हट रहा है, बिडेन आ रहा है, तो हम क्यों कर देखेंगे आज तक, हम क्यों नहीं सीएनएन देखेंगे जाकर के या फॉक्स न्यूज देखेंगे कि सही खबर हम तक पहुंचे। और अब लोगों के पास समय नहीं है कि आपकी झूठी खबरों पर घंटे 1 घंटे का प्राइम टाइम देखें। लोग 2 मिनट 3 मिनट के क्लिप्स देखना पसंद करते हैं जो जनता बनाती है, जो पब्लिक कहती है। टिकैत किसान आंदोलन में कुछ बोलता है तो उसके 2 मिनट की क्लिप सुन करके आप पूरा समझ लेते हैं कि हाँ, आज किसान आंदोलन में क्या हुआ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि निश्चित तौर पे सोशल मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और गंभीर माध्यम साबित हुआ है। मैं आपकी पोस्ट भी पढ़ती रहती हूँ और आपके पर जो आरोप लगते हैं उनको भी सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। आप पर ये आरोप लगता है हमेशा, और मैं पोस्ट में भी देखती हूँ कि आप राहुल और प्रियंका के बड़े फैन हैं जी। और आप पर ये आरोप लगता है कि आप कांग्रेस और वामपंथी जो हैं उनके तो समर्थन में खड़े हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। तो लोगों का ये कहना है कि मतलब यदि आप पत्रकार हैं तो आपको इस तरह के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से दूर रहना चाहिए। जी। आप अपने पर लगे आरोप को कैसे सफाई देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। मैं केवल राहुल प्रियंका नहीं, मैं लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, इनका भी फैन रहा हूँ, नीतीश कुमार का फैन रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का फैन रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मेरे एक बेहद प्रिय ने कहा था मुझसे कि आवेश जी, शुरुआत के 2-3 महीनों में मुझसे कहा कि आवेश जी आप कुछ भी कहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा दिया। तो शुरुआत थी, हमने कहा कि हाँ, ये ऐसा मुझे भी अब एहसास होने लगा है कि मान बढ़ाई। देखिए, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। जो लोग मुझे वामपंथी खेमे या कांग्रेसी खेमे में कहते हैं, उन्होंने मेरी पत्रकारिता को नजदीक से नहीं देखा है, वो सोशल मीडिया में मुझे पढ़ते हैं। मैं धज्जियां उड़ा देता था 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी। मुझसे ज्यादा मैं इस बात का दावा करता हूं, कठोर शब्दों में किसने लिखा होगा मनमोहन सिंह के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। और मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त इस चीज की है कि आप हर कीमत पर जन पक्षधर बने रहें। मोदी सरकार से जो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है वो बतौर पत्रकार ही शिकायत है कि ये पत्रकार विरोधी है। जितना पत्रकार भ्रष्ट, जितना पत्रकार पतित इस शासनकाल में हुआ कभी नहीं हुआ। आप बात को जब हम देखते हैं इस चीज को, लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न देखते हैं, पत्रकारों का शोषण देखते हैं, फिर दूसरी बात आती है जनता की हक तलफी जिस कदर हुई। आज मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जब मैं उत्तर प्रदेश की ओर, अपने उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं, तमाम खराब सरकारें आई। मायावती की सरकार एक समय महाभ्रष्ट सरकार थी और मुलायम सिंह यादव एक बार जब मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार, तो भी मैं देखा कि किस तरह से लगातार वहां पे जातिवाद तेजी से बढ़ा। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि ऐसा अराजकतापूर्ण वातावरण नहीं रहा। पूरा उत्तर प्रदेश हिटलर के थर्ड रीच की तरह हो गया, जर्मनी के। वहां पे किसी को भी उठा के बंद कर दो। अभी देखा गजेंद्र सिंह चौहान जो है वो कर रहा था कि उनके बारे में, टिकैत के बारे में, कि उत्तर प्रदेश जाओ तो तुम धनिया बो देंगे। अब एक मोदी का समर्थक जो है उत्तर प्रदेश आम जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस की धमकी देता है, तो चले जाओ यूपी तो तुमको पता लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे वक्त में जब स्थितियां इस कदर खराब हो तो हमको कोई ना कोई पक्ष तो चुनना ही होगा। आप देखिए, निरपेक्ष होने का दावा करना, इससे बड़ी बेहयाई मैं कोई नहीं समझता। मैं तो खुल के अपनी पोस्ट में लिखता हूं कि मैं हमेशा ताकत के खिलाफ खड़ा हूं, जो कमजोर, मैं हमेशा कमजोर के साथ खड़ा हूं। विपक्ष कमजोर है,
मैं उसके साथ खड़ा हूं। कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी है, जो इस सरकार के खिलाफ है मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मैं न्यूट्रल बिल्कुल नहीं हूं और ना होना चाहता हूं। मेरी मेरा जो जर्नलिज्म है बिल्कुल क्लियर कट है। मैं सत्ता के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं विपक्ष क्या मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं, क्योंकि विपक्ष बेहद कमजोर है इस देश में। दूसरी बात, एक बात आपने पूछी नहीं लेकिन लोग कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नहीं लिखते हैं। ये बात कही जाती है। मैं खुद बताना चाहूंगा आपको कि मैंने जो मुख्य धारा की पत्रकारिता थी वो मैं अभी 2 ही 3 महीने हुए होंगे जो मैंने छोड़ी। मैं अभी अपनी आज सवेरे पुरानी कटिंग्स देख रहा था जो मैंने पिछले साल ही लिखी है। यह सरकार जब चुन करके आई, इस सरकार के खिलाफ अगर किसी ने छत्तीसगढ़ में लिखना शुरू किया भूपेश बघेल सरकार के, तो वो केवल मैं था, एकमात्र मैं था। मैंने साफ साफ लिखा कि किस तरह से सरकार पूर्व के सीएस के सहमति से अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, पुराने घोटालों की जांच नहीं कर रही है, उनके फाइल दबाए जा रहे हैं, तमाम तरह की अनियमितताओं के गुड़ का घोटाला इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का मैंने वो मंत्री मेरा मित्र है, मैंने रगड़ डाला पूरी तरह से, एपिसोड चला डाले 5-7 उसके खिलाफ। लेकिन एक अंतर है, इस सरकार के लगातार खिलाफ लिखने के बाद भी मुझसे किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी व्यक्ति ने सरकार के नहीं पूछा कि आप सरकार के खिलाफ क्यों लिखे। यह अंतर है छत्तीसगढ़ सरकार में और केंद्र की मोदी सरकार में। मुझसे कोई पूछने नहीं आया आपने खिलाफत क्यों की। और एक बात और, इस बात को अमिता मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, बतौर जर्नलिस्ट बिना छानबीन के, बिना आंख से देखे, बिना अपनी आवाज सुने, चूंकि हर पत्रकार किसी भी खबर को लिखने से पहले जानता है कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है। जब मोदी जी के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने कहा 300 लोग मर गए। मेरे यहाँ से ऑफिस से जयपुर से फोन आया कि सब लोग लिखेगा कि 300 मारे गए, 300 मारे गए। हम बतौर जर्नलिस्ट कैसे स्वीकार कर ले कि 300 लोग मारे गए? हम भी तो एक जीते जागते इंसान है ना, हमको पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। हम लोगों की आंख में ऐसा चश्मा लगा हुआ है जो सच को और झूठ को एकदम अलग अलग कर देता है। किसी के भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने से झूठ सच थोड़ी ना साबित हो जाएगा। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। मैं सच के साथ खड़ा हूं और एकदम बिल्कुल साफ है, जो कमजोर है उसके साथ खड़ा हूं। इसलिए मैं मोदी सरकार के साथ खड़ा हूं, मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हूं जी। जब बचपन में अखबार आया करते थे तो ये कहा जाता था, मतलब बहुत बचपन से सुन रही हूँ मैं, कह रही ये अखबार तो जो है वो कांग्रेसी अखबार है। तो ये चीज तो उस वक्त भी थी कि ये कोई अखबार जो है, उस वक्त तो अखबार ही हुआ करते थे, तो कोई अखबार जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता है। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि ये सवाल बार बार उठकर आ रहा है कि ये जो है वो गोदी मीडिया है और ये सरकार के समर्थन में है। हाँ, मतलब अभी ऐसा क्या हो गया? ये तो पहले भी होता रहा है। एक बात बिल्कुल होता रहा है, ऐसा रहा भी है, गोदी मीडिया हर वक्त में रही है। और लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि देखिए, पहले सरकार जब केंद्र में स्थायी रहा करती थी, तो भी इमरजेंसी लगी और सत्ता परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है 3 दशकों से लगातार सरकार कांग्रेस खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। मीडिया का कुछ तो रहा होगा असर। इस बात को क्यों भूलते हैं कि राम जन्म बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी भाजपा की सरकार गिर गई उत्तर प्रदेश में, मीडिया की भूमिका की वजह से ही गिर गई। ऐसा नहीं लगा कि मैं तो देखा हूं वो वक्त, मुझे वो वक्त अच्छी तरह से याद है। देखिए, आप जागरण को, मुझे याद है कि जागरण जब से मैं पढ़ रहा हूं हमेशा कहा जाता है बीजेपी का अखबार है, सरकार किसी की रही हो। जब नरेंद्र मोहन जी जिंदा थे उस समय भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का अखबार है, जनसंघ का अखबार है। अखबारों की, जैसे CNN को हमेशा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक का चैनल है, फॉक्स न्यूज को हमेशा कहा जाता है कि रिपब्लिकन का चैनल है। लेकिन
पत्रकारिता के जो कुछ पैमाने होते हैं, मापदंड होते हैं, उनको नहीं छोड़ा जा सकता। आप जब अखबार या टीवी को टूल बना करके, जर्नलिस्ट को टूल बना के इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर एक दो खबरें भी प्लान्ड आ गई और पता लग गया पब्लिक को कि ये प्लांटेड खबर है, माने पब्लिक को क्या, पत्रकारों को पता लग गया कि ये खबर प्लांट कराई गई है, पूरा बवाल खड़ा हो जाता था पूरे देश में कि अरे देखो ये प्लांटेड खबर फलाने रिपोर्टर ने फलानी जगह लिखी है। तो मुझे याद है कि जब चुनावों में ये हुआ कि चुनावों से पहले आचार संहिता सेशन थे कि अखबारों में किसी भी कीमत पर इस तरह के न्यूज नहीं छपेगी जो किसी पार्टी के सपोर्ट करते हो। तो वो दौर मैंने देखा है कि अखबारों ने, टीवी ने, चैनल्स, कुछ ही चैनल्स थे, उन्होंने उसका पालन किया। वो किसी भी तरह से बचते थे इस चीज से कि ऐसा ना हो कि किसी पार्टी के पक्ष में कोई खबर नजर आ जाए, और आती थी नजर अगर, तो इलेक्शन कमीशन का उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता था। अब वक्त बदल गया है। अब पूरी तरह से जो तमाम संस्थाएं होती है, सरकार की ही नहीं, निजी संस्थाएं एक पार्टी के कब्जे में है। बहुत बुरी तरह से मोदी सरकार और भाजपा भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्ता चली जाए। सत्ता जाने का जो भय है वो जनता के ऊपर कहर बन करके टूट रहा है, और वो साफ नजर आ रहा है। एक पिछले कुछ वक्त में एक जो चीज थी जो बार बार देखने में आ रही है, मीडिया जो है वो सरकार के पक्ष में है, धीरे से जुडिशरी जो है वो भी सरकार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेजिस्लेशन जो है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है तो वो भी उन्हीं के पास है। मतलब ऐसा महसूस होने लगा है कि जो मतलब सरकार जो है, सरकार की जो छाया है उसके पीछे बाकी लोकतंत्र के तीनों स्तंभ जो हैं बचे हुए, वो सब उसके पीछे जाकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए पत्रकारिता क्या कर सकती है और क्या उसको करने के लिए कोई स्कोप है? इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सारे मीडिया हाउसेस जो हैं अब वो मीडिया हाउसेस नहीं बचे हैं, वो कॉर्पोरेट मीडिया हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकार के करने के लिए क्या बचता है? एक वो है ना कहावत कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर है? हाँ। तो है ना, तो जो आया है वो जाएगा। जहां तक जर्नलिज्म का सवाल है, मुश्किल वक्त में ही जैसे चीन है, इतना अराजकतापूर्ण वातावरण वहां पे है, जिस तरह का कि वामपंथी सरकार वहां पे मीडिया पे कहर बरपाती है। होता यह है कि कोई एक पत्रकार चोरी छिपे कहीं से कोई एक रिपोर्ट लिख देता है, और वो रिपोर्ट जो होती है दुनिया भर में चर्चित हो जाती है। मैं श्रीलंका गया था, वहां पे मुझे याद है कि मेरे कई पत्रकार मित्र थे जो अंडरग्राउंड रह करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, वेब रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो तमिल थे, उनको डर लगा रहा था। आज की बात बता रहा हूँ, अभी की बात, कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो डर करके अंडरग्राउंड रह करके रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए, अभी भी इस बुरे वक्त में भी तमाम अच्छी रिपोर्ट निकल के आ रही हैं। कभी आप न्यूज लॉन्ड्री पढ़िए, कभी आप जनपथ पढ़िए, अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट पढ़िए, अतुल चौरसिया की रिपोर्ट पढ़िए। आप तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो एकदम पूरी ताकत के साथ सच्चाई लिख रहे हैं। आप देख करके दंग रह जाएंगे। तमाम युवा ऐसे हैं, नए नए चेहरे ऐसे हैं कि जो एकदम बड़ी गंभीरता के साथ बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बेहतरीन टिप्पणियां लिख रहे हैं, बेहतरीन ओपिनियन लिख रहे हैं। तो देखिए, ये स्कोप तो है, ये जो अच्छा है, जो साफ सुथरा है, उसका विरोध बहुत भले हो, लेकिन वो पढ़ा जरूर जाएगा। उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि लोग पढ़ेंगे नहीं। लोग पढ़ेंगे जरूर, अगर आप सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप बेहतरीन चीजें लिख रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं अमिता, जिस पर चर्चा नहीं होती, कोई नहीं करता। बड़ी उम्मीद थी कि रवीश कुमार चर्चा करेंगे, वो भी नहीं करते। दरअसल 6 सालों से जो देश की राजनीति का जो हाल है, उसमें जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको भुला दिया गया है। उसके बारे में खबरें कम आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों की, आदिवासी इलाकों की खबरें बहुत कम आ रही हैं। थोड़ा किसान आंदोलन चल रहा है तो खेती किसानी की थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन वो भी उस लेवल पर नहीं हो रही है
जिस लेवल पर होनी चाहिए, तो दरअसल बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा स्पेस खाली है ग्रामीण रिपोर्टिंग का, रूरल रिपोर्टिंग का। इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग तो बंद हो गई भारत में। पर्यावरण से रिलेटेड रिपोर्ट दिखाई नहीं देती है, पर्यावरण से रिलेटेड रिपोर्ट दिखाई नहीं देती। स्टिंग ऑपरेशन बंद हो गए। सरकार की खुशामत ऐसा किया कि लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करना ही बंद कर दिया। भैया का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो सरकार खतरे में आ जाएगी। इतना बड़ा ऑपरेशन दुर्योधन हुआ था जिसमें कि बैंड बज गया यूपीए सरकार का। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के तमाम नेता सांसदों को सांसदी छोड़नी पड़ी। अब तरुण तेजपाल को भेज दिया जेल। अब ऐसी अनिरुद्ध महल का पता नहीं, ऐसे रिपोर्टिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। आप करिए स्टिंग ऑपरेशन, सरकार उठा के जेल में भेज देगी। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत स्कोप खाली, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, रूरल रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, एनवायरमेंट की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो हमको लगता है कि जो नए लोग हैं उनको ये रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए। जगह खाली है, उस जगह पर अपना कब्जा करके और ऐसी रिपोर्टिंग की जरूरत जरूर से है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि रिपोर्टिंग की जरूरत तो है, इससे जी कोई मतलब शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि पत्रकारों को काम करने की जरूरत तो है। दिक्कत ये है कि जो प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है, चाहे वो मतलब प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो वेब हो, जो जो भी प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है, वो प्लेटफॉर्म तो कॉरपोरेट के पास है। जी। तो उनकी उस रिपोर्ट का क्या मतलब है, जबकि वो रिपोर्ट लोगों के सामने आए ही नहीं। बड़ी सीधी सी बात है अमिता। एक बात मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप में जोखिम लेकर रिपोर्टिंग करने का जज्बा नहीं है, अगर आप बतौर पत्रकार का मतलब क्या होता है ये देश के पत्रकारिता संस्थानों से निकले लड़के नहीं जानते, उनको पढ़ाया नहीं जाता। पत्रकार होना, जर्नलिस्ट होना बड़े अहंकार की बात होती, गर्व होता है भीतर से एक अच्छी रिपोर्ट लिख करके। ये सच है कि मीडिया संस्थान आपके नहीं लिखने देंगे। अरे भाई, अगर जहां पर तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो, पहले तो तुम ऐसे संस्थान में काम क्यों करते हो? उससे अच्छा है चना जोर गरम की दुकान खोल लो, राशन की दुकान खोल लो, 2 पैसा ज्यादा कमाओगे। बहुत साफ कह रहा हूँ। ऐसा प्रोफेशन में जाना क्यों जहां पर आपके मन का बात ना हो पाए। दूसरी बात कि मैं बहुत सैकड़ों लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके संस्थान उनको लिखने नहीं देते, नौकरी छोड़नी पड़ती है, तमाम दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो अपने रिपोर्टिंग के जज्बे को जारी रखे, उन्होंने अपने उसको खत्म नहीं किया है। मेरी आवाज आ रही है अमिता? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के उसको नहीं छोड़ा। वो नाम कई लोगों को जानता हूं जो नाम बदल के लिखते हैं। कई हम्म। लोगों ने तो अपनी फेक आईडी बना के लिखना शुरू किया, कई लोग दूसरे नामों से लिखना शुरू किए। देखिए, पत्रकारिता जर्नलिज्म दरअसल एक भूख है। जब तक आप अपने बाहर नहीं निकालेंगे ना, वो भूख ऐसी है कि जब तक आप अपने उसको बाहर नहीं कर देंगे, आप बेचैन रहेंगे। एक पत्रकार के लिए आप कल्पना करिए, तो अमिता तुम तो जर्नलिस्ट खुद रही हो, जब अच्छी खबर पास में होती है, सामने होती है, क्या उस खबर को दबा कर छिपा कर रहा जा सकता है? मैंने उस फ्रस्ट्रेशन को बड़े लंबे समय तक जिया है, न्यूज रूम के फ्रस्ट्रेशन को। और मैं जानता हूं कि देश के तमाम अखबारों, टेलीविजन चैनलों के न्यूज रूम में रोज बरोज तमाम लोग तमाम मौतें होती हैं, लोगों का मन मरता है, लोगों की, पत्रकारों की आत्माएं मरती हैं। मगर अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। लिखना है तो लिखना है, कहना है तो कहना है। आपने पत्रकारिता मतलब पत्रिका में जो है वो न्यूज एडिटर के तौर पर आप काम कर रहे थे। अमिता, ये स्टील हो गया है वीडियो। क्या आपके यहाँ वीडियो मेरा जा रहा है क्लियर क्या? हाँ, वीडियो बराबर आ रहा है। हाँ, वीडियो क्या कह रही बराबर हैं? आ रहा है। मतलब पत्रिका में आप बतौर न्यूज एडिटर काम करते थे, आपने कई जगह जी काम किया। मतलब जयपुर काम किया, छत्तीसगढ़ काम किया। अचानक से जी। ऐसा क्या हुआ कि आपको पत्रकारिता मतलब पत्रिका जो है वो छोड़ना पड़ा? अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, दरअसल वही बात हुई कि मेरा नैरेटिव एकदम क्लियर था। मैं मोदी सरकार के साथ नहीं खड़ा हो सकता था, किसी कीमत पर नहीं हम्म। खड़ा हो सकता था, और मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। तमाम बुराइयां मुझ में होंगी, हैं भी,
लेकिन उसूलों से समझौता करके मैं जी ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जी सकता। तो हो क्या रहा था कि तमाम तरह के प्रेशर्स लगातार पड़ रहे थे। मुझे याद है कि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से हमारे जवान मारे गए, हमने इस बात को लिखा कि किस तरह से सिक्योरिटी में फेल्योर हुआ, किस तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। तो इस बात को लेकर के भी मुझे कहा गया कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, किसी भी कीमत पे सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ नहीं बातें जानी चाहिए आपकी। हमने कहा कि मैं जानता हूं, मैं गवाह हूं, चूंकि मैं वो रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मुझे पता है कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान नक्सली मोर्चे पर मार दिए जाते हैं, उनके जांचें चलती रहती हैं, फिर जांच में कोई भी किसी को सजा नहीं मिलती। गरीब आदिवासी मजदूर, जो दलित होता है, जो पिछड़ा होता है, गरीब होता है, उसका बेटा मार दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो इतना ज्यादा दबाव था सरकार के खिलाफ न लिखने का, लेकिन मैं लिखने की मेरी आदत में समझौता नहीं कर पा रहा था। और शायद हमारे प्रबंधन को जो उस वक्त था, उसको यह बात बहुत नागवार गुजरी, उसको तौहीनी लगी, और अंततः जो है सारी चीजें बहुत हद तक बिगड़ गई थी। और मुझे भी लगा, मैं इतना इस बात को लेकर डिप्रेस होने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि जब हमारे अखबार का मालिक, जब मोदी जीतते हैं चुनाव, तो फ्रंट पेज पे संपादकीय लिखता है भारत भाग्य विधाता, तो उस अखबार में रहना मेरे अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। जो मेरे देश में मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं किस कदर इस सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा मैं अवसाद में था, और अंततः जो हुआ मुझे लगता है बेहतर हुआ। एक सवाल जो है व्यूअर ने पूछा है तुमसे, सवाल जी पूछा है कि आपको नहीं लगता है कि सत्ता से भयावह, क्रूर, अंतहीन लालच से लबालब भरा हुआ कॉर्पोरेट है? मतलब जी यही बिल्कुल। जो है वो असल में दुश्मन है। जी देखिए, एक बात बताऊं कि एक ये सच्चाई है। मैं इसके लिए जो बात कहने जा रहा हूं, शायद ये बातें कम कही जाती हैं। एक वक्त था, आपको याद होगा अमिता, कि 90 के दशक तक लगभग हमको लगता है चुनाव जो है त्योहार की तरह हुआ करते थे। झंडी हम्म। पतंगी, दौड़ती गाड़ियां, और क्या क्या क्या, बहुत पैसे खर्च नहीं होते थे, लेकिन वो देश प्रदेश जहां चुनाव होते थे उनके लिए त्योहार की तरह होता था। लेकिन चुनाव आयोग ने किया क्या, जो ये नई आचार संहिता लागू हुई लिंग दो के समय भी हुई थी, उसके पहले सेशन में भी, इस पूरे चुनावी उत्सव को मसीहा बना दिया। उसको, जो एक त्योहार था, उसको एक जैसे मरण दिवस हो रहा है ऐसा चुनाव बना दिया। और हुआ क्या कि जो तमाम तरह की रोक लगाई गई पैसे के उपयोग से लेकर के और तमाम चीजों पर, और उसमें हुआ ये कि जिनके पास पैसा था वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने लगे, जो गरीब था उसने सोचा कि कुछ मिल जाए तो लगा दे। तो जब पैसा ज्यादा से ज्यादा आया, ज्यादा से ज्यादा पैसे की चाह हुई, तो कारपोरेट का इस पूरे डेमोक्रेटिक जो ये प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव की, उसमें कारपोरेट का इन्वॉल्वेशन हुआ। अडानी, अंबानी, बिरला, जो ये चुनावी राजनीति में ये जो राजनीतिक दलों के उसमें आए, और तमाम देश की सभी पार्टियां लेती हैं कारपोरेट से चंदा, जब उन पर डिपेंडेंट होने लगी राजनीतिक दल कारपोरेट से, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा। और कारपोरेट भाई कब तक देंगे। एक वक्त, उस वक्त के बाद उन्होंने सत्ता में भागीदारी माननी शुरू की। तो सत्ता में जब अडानी अंबानी भागीदारी चाहेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो कहेंगे कि हमको वाइस प्रेसिडेंट बना दो। वो सीधे कहेंगे कि भैया हमको, तुम जीतोगे चुनाव तो हमको ये चाहिए। अडानी कहेगा हम्म। हमको ये चाहिए, सारे बंदरगाह चाहिए, सारे बिजली घर चाहिए गंगा जी के किनारे। अंबानी कहेगा कि भैया तुम हमको ये विनिवेश करोगे और हमको ये दोगे। तो दरअसल ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, जिससे बीजेपी जो है कम से कम सहमत हो गई। बहुत क्रूर है कारपोरेट, और बीजेपी को ये लगा कि नहीं, ठीक है, अभी हम इनसे लेते हैं, बाद में ये जो जो कहेंगे हम उनको देंगे, देते और रहेंगे। परिणाम आपके सामने है। तो दरअसल हमको लगता है कि पहले चुनाव प्रक्रिया को, ये जो धन का प्रयोग है ना, उससे खत्म करना चाहिए। और पुरानी तरह से चुनाव बहुत सुंदर हुआ करते थे, वैसे ही चुनाव होने चाहिए। तो वैसा होगा तो कॉर्पोरेट का लगता है मुझे कि राजनीतिक पार्टियों से दूर होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका परिणाम देश की जनता बार बार भुगतेगी, सरकार किसी की।
जैसे ये हो रहा है कि मतलब जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उसमें कॉरपोरेट का शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी मतलब शायद 80% करीब मीडिया हाउसेस हैं, प्रिंट भी और इलेक्ट्रॉनिक भी, कि उसमें कॉरपोरेट जो है अंबानी जो है वो उनका वो मतलब शेयर बढ़ रहा है। जी एक सवाल उठता है कि क्या कॉरपोरेट, अब मतलब मैं इसको मीडिया नहीं कहूंगी, मैं इसको कॉरपोरेट मीडिया ही कहूंगी। तो जी सवाल ये उठता है कि क्या कॉरपोरेट मीडिया परंपरागत पत्रकारिता की भाषा, मुहावरे और शैली सब बदल रहा है? जी देखिए, अगर कारपोरेट मीडिया जैसी कोई चीज होती है तो धिक्कार है। मगर वो कारपोरेट है, मीडिया नहीं हाँ मगर वो वो है। आज की रियलिटी है। वो हाँ। अरे भाई मैं कह रहा बात तो सुन ले थोड़ी मेरी। हम्म। अगर हम्म। कारपोरेट मीडिया जैसी चीज होती है तो हम्म। धिक्कार है और इस देश का दुर्भाग्य है। और सच्चाई यह है कि वो है। तो हम्म। पहली बात, मैं कारपोरेट मीडिया को मीडिया मानने से ही इनकार करता हूं। मैं क्यों मानूंगा कि जो तमाम चैनल जिनमें दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, अर्नव गोस्वामी जैसे लोग बैठे हैं, मैं उनको क्यों मानूंगा मीडिया? मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानता दैनिक जागरण को अखबार। क्या कर लोगे भाई? नहीं मानता। तो ये केवल हम खारिज नहीं कर रहे हैं, ये देश की जनता खारिज कर रही है। देश की जनता ने उन्हें देखना बंद कर दिया है। वो देखते हैं जब पब्लिक, अब ये होने लगा है कि पब्लिक देखती है, इरिटेट हो जाती है, वो टीवी बंद कर देती है, अखबार हटा करके अखबार लोग बंद कर देते हैं। तो दरअसल एक बात यह कारपोरेट जान गए हैं कि उनकी मीडिया को इस देश की पब्लिक कभी नहीं स्वीकार करेगी। दरअसल अमिता, एक बात सच्चाई बताएं, लोकतंत्र हमारे जीन में है। संवैधानिक मूल्य हमको हेरिडिटिकल मिले हैं, वो हमारी नसों में दौड़ रहा है लोकतांत्रिक मूल्य। उससे कोई समझौता करे, कोई कारपोरेट समझौता करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी समझौता करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी जो आप देख रही हैं देश में, दरअसल वो इंस्टेंटेनियस है। हुआ ये कि देश की एक आबादी ने, देश के एक बड़े वर्ग, हिंदू वर्ग ने यह सोचा कि मोदी जी सत्ता में आएंगे और मुसलमानों को देश से भगा देंगे। उन लोगों हम्म। के मन में यह एक विचार है। वो भूल गए कि जितना हिंदुओं का देश है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है। और उन्होंने मोदी को वोट डाला। मुसलमान तो नहीं जाएंगे देश से भाई, हम नहीं जाने देंगे। मुसलमानों की बात तो छोड़ दीजिए, हम खुद नहीं जाने देंगे, हमारे जैसे लोग नहीं जाने देंगे। लेकिन इस चीज को अंजाम देने तक के लिए कि ऐसी पब्लिक को लंबे समय तक बेवकूफ बनाया जा सके, सत्ता ने कारपोरेट का साथ ले लिया। अब क्या है कि कारपोरेट, पहली बार आप सोच सकती हैं, आजादी के बाद नेहरू ने देश के जो बड़े पूंजीपति थे उन सबके साथ मिलकर के जो नव विकास हुआ देश का, सरकारी क्षेत्र में तमाम बांध बने, तमाम कल कारखाने लगे, सीमेंट फैक्ट्रीज लगी, बिजली घर लगी, उनका साथ लिया। कभी कोई टाटा बिरला को गाली नहीं देता था। आज अडानी अंबानी को कैसे गालियां पड़ती हैं, आप कल्पना कर सकती हैं? कभी इस बात की कल्पना थी? कभी इस बात को सोचा जा सकता था कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार कुछ भी है, देश का पीएम है, कैसे कैसे फिक्रे कसे जाते हैं, इसका हम्म। अंदाजा था किसी प्रधानमंत्री ने इतना सुना होगा? केवल इसलिए सुना क्योंकि अडानी अंबानी के साथ खड़ा हो गया। तो दरअसल ये टिक नहीं पाएंगे, इनका मीडिया मीडिया है ही नहीं। और इन्होंने जो शैली खराब करने की बात है, पत्रकारिता ये करा ही नहीं सकते, तो शायद भाई बड़ी सीधी सी बात है, ये जर्नलिज्म करा ही नहीं सकते तो ये परंपरागत मीडिया को क्या बचा कर रखेंगे? परंपरागत मीडिया अगर बची हुई है तो हम में आपके अंदर बची हुई है, और उसको हम अभिव्यक्त करने के लिए कोई भी माध्यम चुन लेते हैं। ये आप जो कर रही हैं, ये परंपरागत मीडिया अगर बची हुई है जो आपके जीन में है उसकी वजह से। हम्म। अ, एक पत्रकारिता में फिलहाल इन दिनों, मतलब मोदी के बाद जो चेंजेस आए हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि एक सिरे पर रवीश खड़े हैं जो हर उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर बात की जानी चाहिए पत्रकार के तौर पर।
दूसरी जी तरफ अर्नब खड़े हैं जो हर उस मुद्दे को गोल कर जाते हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। जी तो ये एक रवीश का अतिवादी सिरा है, एक अर्नब का अतिवादी सिरा है। इस सब में आम पत्रकार, आम व्यक्ति, जनरल जो मतलब पत्रकार है, जो छोटी जगह में काम कर रहा है, वो सब कहाँ खड़े हुए हैं और पत्रकारिता खुद कहाँ खड़ी हुई है। देखिए, दो चीजें हैं जो बहुत साफ, मेरी राय है, बड़ी स्पष्ट है और मैं हमेशा लिखता कहता भी रहा हूँ। पहले तो जहां तक अर्णव गोस्वामी का सवाल है, मुझे याद है कि बोलता तो वैसे ही था जिस तरह की भाषा है उसकी, लेकिन एक वक्त लगा करता था कि वो रिपोर्टिंग कर रहा है टीवी पर। उसको जब मैं टाइम्स नाउ में कुछ रिपोर्ट उनकी मैं देखता था, मुझे लगता था कि जर्नलिज्म है कुछ ना कुछ उसमें उनके पीछे। लेकिन शायद पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या कर ली। अर्णव गोस्वामी ने 2014 के बाद सुसाइड कर लिया। जर्नलिस्ट अर्णव गोस्वामी अब इस दुनिया में नहीं। नहीं अब है। जो है अब जो है वो एक बेहद घिनौना देशद्रोही और पूरी तरह से पतित और पत्रकारिता के लिए बहुत शर्मिंदा कर देने वाला चेहरा। तो वो किसी छोर पे भी है या पत्रकार भी है, यह बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। मर चुका है अर्णव गोस्वामी एज ए जर्नलिस्ट। उसने सुसाइड कर दिया। जहां तक रवीश कुमार की पत्रकारिता का सवाल है, एक बात मुझे बड़ा परेशान करती है। रवीश कुमार तमाम गंभीर मुद्दों पर, जिन पर गंभीर रिपोर्टिंग, गंभीर बातें कही जानी चाहिए, वो हर बात को हास्य की शैली में प्रस्तुत करते हैं। यह जर्नलिस्ट का अप्रोच नहीं होना चाहिए। हर बात को हास्य की शैली में नहीं वो किया जा सकता। प्रधानमंत्री कहीं पे क्रूर है, कहीं अतिवादी है, कहीं पर योगी आदित्यनाथ अगर उत्पीड़न कर रहा है लोगों का, किसी महिला का अगर हाथरस में रेप हुआ है और आपको वहां पे प्रशासन पूरी तरह से मामले को दबाने में लगा है, सब बातों पे गंभीर रिपोर्टिंग की जरूरत है। गंभीरता से बात कही जानी चाहिए। और मैंने देखा है कि देखिए, एक मजबूरी जरूर होती है कि चूंकि एनडीटीवी भी एक कॉरपोरेट हाउस है, तो कई बार जरूरी मुद्दों पर वो शायद एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं इसलिए चूक जाते हैं। जैसे हम्म। कि हमने देखा कि जब अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट सामने आए तो लंबे समय तक सारे चैनल चुप थे, एनडीटीवी भी चुप था, जिसके खिलाफ मैंने लिखा भी कि चुप्पी की वजह क्या है, अर्णव हम्म। एनडीटीवी चुप क्यों है, खामोश क्यों है। तो हम्म। दरअसल इस तरह की तमाम प्रतिबद्धताएं लोगों की एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और एक बात कविता कहना चाहूंगा, आप पूछ रही है पत्रकारिता कहाँ है। दरअसल जो ये महानगरों की पत्रकारिता है वो केवल पत्रकारिता नहीं है। जो हम हम्म। सोचते हैं कि दिल्ली मुंबई में रवीश, अन्ना, फलाने ढमाके ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, केवल वो जर्नलिज्म नहीं है। आप तमाम ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए, आप बिहार में जाकर देखिए, आप यूपी छत्तीसगढ़ में आके देखिए, ग्रामीण इलाकों के बच्चे लड़के कैसी कैसी रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि अरे, ये रिपोर्ट हमने क्यों नहीं पढ़ी अब तक। छोट बात, ऐसी ऐसी बातें करें। और दरअसल सच्चाई यह है कि उन्हीं रिपोर्ट की अब चर्चा होती है। मिड डे मील में आप रोटी नमक दे रहे हैं, कहीं पर मालूम हुआ, माने ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार, पत्रकारिता तो वहां शेष है जहां पे उसको पैसे भी नहीं मिलते होंगे। अखबार वाला कहता होगा कि जाओ विज्ञापन लेकर के आओ, कमीशन देंगे। तो हम्म। ग्रामीण रिपोर्टिंग, जो कस्बाई रिपोर्टिंग, क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, भाषाई पत्रकारिता जो हो रही है, वही एक उम्मीद है और वही एक उम्मीद शेष है। ये इस तरफ आते हैं किसान आंदोलन पर। करीब 1.5 महीने से दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं। उससे पहले 2 महीने से वो अपने अपनी जगहों पर ये सब आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जी एक कदम आगे आती है, 2 कदम पीछे चली जाती है। तो ऐसे जी में किसान आंदोलन के बारे में आपकी राय क्या है? आप उसे किस तरह से देखते हैं और सरकार अब क्या कर सकती है इस मसले में? देखिए, सरकार तो जिद पे अड़ी हुई है। मोदी के सम्मान का सवाल बना लिया है इन्होंने। और मुझे लगता है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, स्थगित भले कर दें, लेकिन एक बात सच है, वो जानते हैं कि अगर इस कानून को हटाया गया, खत्म किया गया,
तो अब इसके बाद वो जो करने जा रहे हैं जन विरोधी तमाम कानून, इनके बारे में आपको भी पता होगा कि जनसंख्या को लेकर कानून लाने जा रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो चुनावी राजनीति को अंजाम देने के लिए कानून लाएंगे। तो दरअसल इस आंदोलन को जीतना सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने आगे के एजेंडे को लागू कर पाए और आने वाले चुनावों में जीत सके। दूसरी तरफ किसान हैं, और मुझे लगता है ये देश किसानों मजदूरों का देश है, और उनकी हक तलफी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आज आज की खबर है कि छत्तीसगढ़ ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है धान खरीदी का। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है छत्तीसगढ़ में। आज तक उतना धान नहीं खरीदा गया था जितना इस सीजन में खरीदा गया। तो देखिए, ये मैंने ये पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर लॉ है उसको पढ़ा है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी है, और एक तरह से कारपोरेट्स को लाने की ये शुरुआत है, और इसकी परिणति बहुत गंभीर होगी। मुझे याद है कि अभी मैं गया था बनारस, एक ऐसे ही एक आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गया, बड़ा आलीशान करोड़ों का बिल्डिंग बना रखा था। उसने मुझसे कहा कि मैं छत्तीसगढ़ आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी किसान की जमीन लेकर के, बड़ी जमीन रकबे को लेकर एग्रीमेंट करके वहां पर मैं कुछ वनस्पति अपना वो शुरू करूं। हमने कहा कि यार ये तो अद्भुत है। अब आप सोचिए, किसान की जमीन किराए पर लेकर के अगर वो जो कह रहा है उसका मतलब क्या है, और लोगों को अगर ये लग रहा है कि उससे सिर्फ और सिर्फ किसान प्रभावित होंगे तो वो किसी मुगालते में है। दरअसल जब खेती किसानी प्रभावित होगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, हम सब उच्च मध्यम वर्ग, हमारी रसोई प्रभावित होगी, हमारी आजीविका प्रभावित होगी। तो ये किसानों का देश है। अब आप सोचिए कि इस देश में मुझे लगता है कि अगर कृषक और कृषक मजदूरों को हटा दिया जाए तो वही तो हमारी आबादी के सबसे बड़े हिस्से हैं। इस पूरे कानून में सोचिए कि खेतीहर मजदूरों के बारे में एक शब्द नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि छोटे बड़े सभी किसान खेतीहर मजदूरों के भरोसे ही खेती कर रहे हैं, काम करते हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार की जिद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अब इस कानून को लेकर के कम से कम किसान पीछे हटने वाले नहीं है। कोई अभी बातचीत चल रही है, थोड़ी देर में हो सकता है हमारी आपकी बातचीत अभी खत्म होगी तो शायद कुछ समझ में भी आए, फैसला भी आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, और हटना भी नहीं चाहिए। एकदम मैं हम इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हैं। अभी अर्नब की चैट लीक हो गई है और जी उसमें तमाम मसले आए हैं। सबसे ज्यादा चिंता करने वाला जो मसला है वो ये है कि बालाकोट पर जो हमला था उसकी जानकारी अर्नब गोस्वामी को थी। जी मतलब ये वो चीज है जो 4 या 5 लोगों को मालूम होनी चाहिए, लेकिन देश देश के एक पत्रकार तक के पास वो खबर थी। तो हमें नहीं पता कि और किन किन के पास वो खबर हो सकती है। तो बिल्कुल ये आपने। एक किस्म से, हाँ, ये एक किस्म से देश की सुरक्षा का भी मसला था, एक चीज। दूसरी चीज, चीन जो घुस रहा है अंदर और उसने जो शहर बना लिया है, मतलब वो बस्ती बसा ली है, इस सारे मसले पर सरकार जो है वो कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। तो एक तो अर्नब वाले मसले पर, मतलब इसके बाद अब क्या, मतलब यहाँ तक पत्रकारिता पहुंच गई है कि वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले में भी इंटरफेयर करने लगी है। जी तो देखिए, अमिता आपको एक बात हम्म बताऊं मैं कि सरकार का एक इकबाल होता है, हर सरकार का, दुनिया के किसी भी देश में इकबाल होता है। जब वो जनता के जनता के प्रति वो जवाबदेह होती है, जनता को जवाब देना चाहिए। आप पत्रकारों को जवाब मत दीजिए, लेकिन जनता जवाब जरूर मांगती है। और आपने एकदम ठीक बात कही कि ये सूचना केवल अर्नव को नहीं, हो सकता है कितने मीडिया घराने को हो हम्म सकता है अरुण पुरी को भी पता हो, दीपक चौरसिया को भी पता हो, सुधीर चौधरी को भी पता हो कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक के आवाज नहीं आ रही। हेलो।
हेलो। हेलो। इस तरफ तमाम कारपोरेट हाउसेज उनके खड़े हुए हैं जो उनको मोदी जी को कंधे पर उठाकर चल रहे हैं, और जनता चुपचाप तमाशा देख रही है। जनता को पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और कोई देश होता, दुनिया का कोई देश होता, अब तक अर्नब जेल में होते और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया होता। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में ही अगर सरकार किसी और की होती तो शायद ये हो गया होता। लेकिन फिर कहूंगा, नजीर कांग्रेस को रखनी थी। जब नीरा राडिया केस में बरखादस्त का मामला नाम सामने आया था, उस वक्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। अब हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल है, इस दौर की राजनीति को देख करके सीखेंगे कि जनता क्या चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी। आप देखिएगा, आप जब सरकार सत्ता परिवर्तन कभी केंद्र में हुआ 2024 में या बाद में, तो लोग बीजेपी के अंदर से इस पर बात करेंगे कि उस वक्त बोलना चाहिए था, उस वक्त मोदी जी क्यों नहीं बोले, उस वक्त नड्डा क्यों नहीं बोले। तो ये बड़ा गंभीर इशू है, बहुत गंभीर मामला है। रक्षा हम याद है मुझे कि हम लोग को तमाम जर्नलिज्म के समय तमाम तरह की सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन हम लोग बहुत सतर्क रहते हैं इस बात को लेकर के कि यह सूचना खबर छपने के अलावा और कहीं इस्तेमाल न हो, न इसको लीक किया जाए। तमाम सूचनाएं अभी भी कैद होंगी, न जाने कितनी सूचनाएं मेरे भीतर मौजूद है, क्या क्या चीजें मौजूद है, लेकिन हम लोग उनका जिक्र नहीं करते। पत्रकारिता इसी की तो बात होती है कि जो आपके स्रोत हों, जो मुझे याद है, अभी मैं बता रहा था किसी को कि अभी एक यहाँ छत्तीसगढ़ में, मैं जब पत्रिका में था, एक बड़े बिजनेसमैन का किडनैप हो गया। एक इंटरनेशनल गिरोह ने, जो नेपाल से लोगों को उठाया करता था, वो उसको उठा करके ले गया बिहार। और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस तमाम राज्यों के, गोवा से लेकर के अंडमान से लेकर कहाँ कहाँ उसकी खोजबीन कर रही थी। लेकिन मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि वो इस जगह पर है और फलाने गैंग का आदमी है। मैंने यहाँ के डीजीपी से बात की और हमने कहा कि भाई साहब ये सूचना है। उसने कहा सूचना आपकी सही है, लेकिन छापिएगा मत, नहीं तो लोग उसको उसको मार डालेंगे। और मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि बात सच है कि अगर मैं छाप दूंगा अखबार में कि फलाने गिरोह ने उसको उठाया है, तो उसकी हत्या हो जाएगी। हमने खबर नहीं छापी। दरअसल आपको इतना सेंसिटिव तो होना ही पड़ेगा जर्नलिस्ट को। जैसे कि अभी आपको याद है कि मैं इसी बात के लिए तमाम लोग मेरा विरोध कर रहे थे, महिलाएं विरोध कर रही थी कि आपने निधि राजदान के बारे के खिलाफ क्यों लिखा। हमने कहा एक पत्रकार कैसे बेवकूफ बन सकता है भाई? एक जर्नलिस्ट अगर बेवकूफ बन जाता है, उसे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। किस बात का जर्नलिज्म कि आपको हार्वर्ड से कोई फर्जी आदमी बुलाता है और आपको उसके लिए पूरा नौकरी छोड़ करके खड़ी हो जाते हो। इतना कॉमन सेंस अगर आपके पास नहीं है, बेवकूफ लोगों के लिए पत्रकारिता में जगह नहीं, और कहीं जगह हो। भक्त लोग काफी हैं, मोदी समर्थक काफी है बेवकूफ बनने के लिए। जर्नलिस्ट से बेवकूफी नहीं बर्दाश्त की जानी चाहिए। जर्नलिस्ट की बेवकूफी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती किसी पत्रकारिता की। लेकिन अर्नब बेवकूफ नहीं है। अर्नब ने चालाकी में किया, अर्नब ने तात्क्षणिक लाभ के लिए किया, अर्नब ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का जो उनके अंदर लोलुपता है, और मोदी जी के चरण रज को छूने के प्रति जो जो लगातार वो उसी में रहते हैं, तो ये उसका नतीजा है। अच्छा, हिंदी पत्रकारिता जो है वो जब हम लोग काम करते थे उस वक्त से ही अंग्रेजी पत्रकारिता को फॉलो करती रही है। मतलब जी अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस में कोई स्टोरी आई है तो उस स्टोरी के हिसाब से हम अपनी स्टोरी जो है वो प्लान करते हैं। जी जो रीजनल जर्नलिज्म जैसी जो चीज थी वो हिंदी पत्रकारिता में न के बराबर जी है ना? वो बहुत रूटीन खबरें जो है हिंदी में आती रही है। तो ऐसे जी में हिंदी पत्रकारिता अब जबकि कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई है, तो अब इसका जी क्या भविष्य है? बिल्कुल एकदम ये बात आपने अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि हमने खुद ने कभी अंग्रेजी पत्रकारिता को फॉलो नहीं किया। अंग्रेजी पत्रकार हमको लगातार फॉलो करते रहे। हमारी तमाम रिपोर्ट्स पे अंग्रेजी पत्रकार अखबारों ने, टेलीविजन चैनलों ने खबरें की। और मैं एक बात को जानता हूं कि जो आप कह रही हैं कि कारपोरेट का वक्त आया है तो क्या होगा हिंदी पत्रकारिता का, और अंग्रेजी पत्रकारिता के सामने वो कहाँ टिक पाएगी।
आपको बताऊं कि हिंदी पत्रकारिता में आज भी कंटेंट के लेवल पे, मैं वही कह रहा हूं, जो ग्रास लेवल के रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अंग्रेजी के पास तंत्र कम है, अंग्रेजी के पास रिपोर्टर्स नहीं है। वो शहरों में बैठे हुए हैं, वो कस्बों में नहीं बैठे हुए। अंग्रेजी के ज्यादातर पत्रकार जो है शहरों में रहते हैं, वो कहां से वैसी रिपोर्टिंग ले आ पाएंगे? वो तो हिंदी की रिपोर्टिंग देखते हैं जब ग्रामीण इलाकों की या दूर के अंचलों की, जब हिंदी का पत्रकार करता है उसके बाद करते हैं। और ये तो बना रहेगा। अंग्रेजी भाषा आज भी हमारे देश में शहरों की भाषा है, और हिंदी जो है जन जन की भाषा है। तो आप कम से कम हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता के सामने कभी नहीं टिक सकती, बशर्ते, और मुझे लगता है कि जो आज का दौर है, अंग्रेजी पत्रकार ज्यादा मोदी जी के आसपास नजर आने लगे, ज्यादा भक्त हो गए, ज्यादा सत्ता के नजदीक चले गए। हिंदी पत्रकारों में अभी भी है, बेचारे तमाम लोग बेरोजगार हैं, कितनी नौकरियां चली गई हजारों की संख्या में, लेकिन वो अभी दमखम के साथ लिख रहे हैं। आप कविताएं लिखते रहे हैं, मैं बहुत पहले से आपकी कविताएं पढ़ती रही हूँ। कुछ वक्त से आपने कविताएं लिखना बंद कर दिया है, जी क्यों? इसका जवाब तो खुद मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने 2017 के बाद बहुत कम कविताएं लिखी हैं, और उसकी वजह नहीं है कोई खास, बस मुझे लगता है शायद मैं ही नहीं अमिता, जो देश की परिस्थितियां हैं ना, हमारी संवेदनाएं कुंद होती चली जा रही हैं, और हम लोगों ने शायद कोमल भाव जो मन के होते हैं ना, वो कमजोर हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसको लेकर दुख भी होता है, बहुत दुख भी होता है इस बात को कि हमने कविताएं लिखना कम क्यों कर दी। लेकिन अब क्या करें, वो भाव ही नहीं आते। लाख कोशिश करता हूं, नहीं सोच पाता, वैसे भाव आते ही नहीं। और आसपास की परिस्थितियां ऐसी रही कि बहुत ज्यादा मैं था नहीं ऐसा, मुझे लगता है कि मैं अंदर से कई बार जब लिख भी देता हूं लोगों को, तो लगता है कि यार मैंने कोई कठोर शब्द में लिख दिया। तमाम लोग इस बात के लिए नाराज भी रहते हैं कि मैं कठोर भाषा इस्तेमाल करने लगा हूं। तो शायद कोमल भावनाएं मेरे अंदर की, भीतर की, वो कमजोर पड़ गई। सच्चाई यही है। कोई उस वक्त की कविता सुनाएंगे? जी जरूर से सुनाता हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी आज से करीब 5-6 साल पहले, वो आपने दर्शकों को सुनाऊंगा कि तुम्हें प्यार करते हुए मुझे अच्छी लगती है वो सभी औरतें जिनसे मुझे प्यार हो सकता था। तुम्हें प्यार करते हुए मुझे अच्छी लगती हैं वो सभी औरतें जिनसे मुझे प्यार हो सकता था। गुड़िया हाट में घूमती, दुकानदारों से लड़ती, पर्स में छोटे बड़े, गुड़िया हाट कलकत्ता में है। गुड़िया हाट में घूमती, दुकानदारों से लड़ती, पर्स में छोटे बड़े नोटों की परतें लगाए, मोटे बिंदी वाली औरतें। वो औरतें जो खूबसूरती को प्यार करने की शर्त माने हुए अपनी उम्र में उतनी ही स्थिर हैं। वो औरतें जो खूबसूरती को प्यार करने की शर्त मानते हुए अपनी उम्र में उतनी ही स्थिर हैं जितनी तुम मेरे प्यार में हो। तुम्हें प्यार करते हुए मुझे बेहद पसंद आती है कभी कभी की राखी गुलजार। तुम्हें प्यार करते हुए मुझे बेहद पसंद आती है कभी कभी की राखी गुलजार। जी में आता है उसे बाहों में ले लूं, और इस बार वो मेरे लिए गाए, और इस बार वो मेरे लिए गाए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह! तुम्हें प्यार करते हुए मुझे प्यार आता है उन दुश्मनों पर जो बदजात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हें प्यार करते हुए मुझे प्यार आता है उन दुश्मनों पर जो बदजात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए पैदा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके रात के किसी कोने में मैं भी शामिल हूं। मैं चाहता हूं उनकी रात के किसी कोने में मैं भी शामिल हूं। उनके बालों पर हाथ फेरूं या फिर उन्हें अपने हिस्से की नींद दे जाऊं। मैं उन्हें अपने हथेली के उस हिस्से को भी चूमने को कह सकता हूं जिस पर तुम्हारे होठों के निशान अब भी सुर्ख हैं। तुम्हें प्यार करते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते गालिब। तुम्हें प्यार करते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते गालिब। अपनी गलियों में मजमा लगाकर किस्मत का रोना रोते हुए अगर कभी मिले तो मैं कह सकता हूं उनसे, कभी हमारे दरवाजे आओ। कभी मिले तो मैं कह सकता हूं उनसे, कभी हमारे दरवाजे आओ। गजलों का सफर वहां से शुरू होता है जहां से तुम आसमान की ओर देख कर मुस्कुराती हो। तुम्हें प्यार करते हुए तुम्हें प्यार न करना भी मुझे अच्छा लगता है।
तुम्हें प्यार करते वाह! हुए। तुम्हें प्यार न करना भी मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि वापस फिर से वही पहुंच जाएं, उस एक सुबह में, जहां एक कोने में भूत बनकर बैठे तुम किसी एक सफर की ओर निकल पड़ते हो, जहां तुम्हें उड़े हुए खाली और बेतरतीब से दिन मिलते हैं। फिर भी जब मेरे प्यार में पड़ी तुम बार बार बूंद बन टपकती हो मेरी हथेलियों पर, और जहां से मैं तुम्हें प्यार करते हुए तुम्हें प्यार न करने की कोशिशें जारी रख सकता हूँ, जहां से मैं तुम्हें प्यार करते हुए प्यार न करने की कोशिशें जारी रख सकता हूँ। अरे वाह! शुभकामनाएं कि फिर से कविताएं लिखना शुरू करें, फिर से वैसा धन्यवाद। समय आए। जी जी। हमारे इस हालांकि तुम खुद भी इस ग्रुप के हिस्सा हो, तो तो फिर से कभी फिर बात करेंगे हम। आने के लिए जरूर से अमिता। शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। अमिता नमस्कार। अगले वीक फिर से हम किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।